कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में चलेंगे तो हमारे पास परचेज कितने होंगे, 3 प्रकार के। और यहां पे रुक जाइए, इसको मिटाइए। परचेज होंगे कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक तो जो नॉर्मल आपने परचेज किया, जिसको आप कह सकते हो क्या, ग्रॉस परचेज, या नॉर्मल आप परचेज भी कह सकते हो। एक होता है हमारा, जिसके बारे में हमने आपसे ऑलरेडी बात किया था, नेट परचेज। और एक होता है हमारा एडजस्टेड परचेज। एक क्या होता है हमारा, एडजस्टेड परचेज। देखिएगा, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना आता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं कि एडजस्टेड परचेज के बारे में, नेट परचेज के बारे में ज्यादा ख्याल उनको आता नहीं है, और वो डायरेक्ट क्या करते हैं, उससे लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ग्रुप में मैसेज आया हुआ था कि सर एग्जाम्पल नंबर 8 में परचेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने बताया था कि भाई परचेज माइनस लेस रिटर्न दिया हुआ है, आप देखिए ध्यान। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बदल के दे दिए जाएंगे, तो वही चीज आप देखिए। जैसे यहां पे तो ग्रॉस परचेज का मतलब हो गया, जानते हैं क्या, टोटल परचेज। टोटल परचेज दैट इज कैश प्लस क्रेडिट। यानी कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज हो, दोनों को जब इंक्लूड करके, हम कुछ भी इसमें से एक्सक्लूड अभी नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ग्रॉस परचेज कह लीजिए, या टोटल परचेज कह लीजिए, या परचेज कह लीजिए। ठीक है। लेकिन जब बात आएगा हमारा किस चीज पे आएगा, हमारा नेट परचेज पे आएगा। तो नेट परचेज कहने का मतलब यहां पे हो जाएगा टोटल परचेज लेस रिटर्न। टोटल परचेज लेस रिटर्न, परचेज में से क्या कर देंगे हम, रिटर्न घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट परचेज। तो कभी क्वेश्चन में अगर नेट परचेज दे दे, क्वेश्चन देखिए एग्जाम कैसे बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। कभी कभी आपको कह देगा क्या, कि आपको दे देगा नेट परचेज, क्वेश्चन में नेट परचेज दे दिया, लेट सपोज 1 लाख, और ऊपर से दे दिया आपको परचेज रिटर्न 20,000। हम लोग बिना देखे समझे हम लोग क्या करते हैं, तुरंत परचेज 1 लाख माइनस रिटर्न कितना, 20,000, और उसके बाद हम लोग सीधे अमाउंट कॉलम में कितना लिख देते हैं, 80,000। जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेट परचेज कहने का मतलब हमारे दिमाग में एकदम से हट करना चाहिए कि ऑलरेडी उसमें हमारा क्या है, रिटर्न का एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको नेट परचेज दे दे, तो वहां पे आपको क्या करना है, परचेज रिटर्न को एकदम से इग्नोर कर देना। लेकिन हाँ, सिर्फ परचेज दिया रहेगा तो वहां पे हमको क्या करना है, रिटर्न को लेस करना है। ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाएंगे, परचेज भी दिखाएंगे, और रिटर्न भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाएंगे, ओपनिंग दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, परचेज और रिटर्न को इंक्लूड करके सीधे हम नेट परचेज दिखाएंगे। सर ध्यान रहेगा, क्लियर। लेकिन कभी कभी आपको क्या दे देता है, एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज कहने का मतलब होता है टोटल परचेज। ठीक है। इसमें ऐड कर देते हैं हम ओपनिंग स्टॉक, और इसमें से हम लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये बताया क्यों गया कि अब यहां पे यदि जिस क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेज नाम दिखाई दे दे, वहां पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक नाम लिखना है, और वो नाम क्या होना चाहिए, हमारा एडजस्टेड परचेज। वहां पे आपको क्या करना है, टोटल परचेज भी इग्नोर करना है, ओपनिंग स्टॉक भी इग्नोर करना है, और क्लोजिंग स्टॉक भी इग्नोर करना है। यानी कि उस ट्रेडिंग अकाउंट में, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ना आपको ओपनिंग स्टॉक दिखाना है, ना ही आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, ना ही कोई परचेज रिटर्न दिखाना है, कुछ भी आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा, और
इसमें से रिटर्न भी लेस हो गया हो, यानी कि सारे के सारे चीजों के बदले सिर्फ एक नाम आएगा। क्या नाम आएगा? एडजस्टेड परचेज। तो इससे अगर हम कभी ऐसा अगर आ गया एडजस्टेड परचेज, तो हमारा क्या बन जाता है वो, तो उसका हमारा कैसे होता है अकाउंटिंग। तो यहां पे देखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट अगर मैं बनाऊं, आपको ट्रेडिंग अकाउंट अगर मैं बनाऊं और एडजस्टेड परचेज के केस में बनाऊं, रुक जाइए, अलग अलग मैं बना दे रहा हूं, दोनों अलग अलग बना दे रहा हूं। क्या बताइए ना। ट्रेडिंग अकाउंट अगर है, बता रहे हैं वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं, अभी कहा कॉन्सेप्ट पूरा किया ही नहीं मैंने, मैं तो बस आपको बताया अभी बेसिक। अब उसको मैं यहाँ पे आपको अप्लाई कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट हमारा नॉर्मल रहे, मतलब नॉर्मल परचेज अगर रहे, तो हमने नॉर्मली आपको क्या बताया था, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, और फिर हमने क्या किया था यहाँ पे, क्या कर रहे थे हम, ओपनिंग स्टॉक था हमारा, फिर हम क्या करते थे, परचेज, लेस में हम क्या करते थे, रिटर्न जो भी आता था हम लिख देते थे। फिर उसके बाद हमारा क्या आता था, सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंस होता था, और इधर क्या होता था हमारा, सेल्स, लेस करते थे हम रिटर्न, ठीक है, और यहां पे क्या लिखते थे हम, क्लोजिंग स्टॉक लिख देते थे। और लास्ट में जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आता था, या तो हमारा इधर आता था तो ग्रॉस प्रॉफिट, और इधर आता था तो हमारा ग्रॉस लॉस। ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा था। लेकिन कभी अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए, समझ लीजिएगा ये फाइनल आपको एकदम अब समझ में आएगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आपको कह दे क्या भाई, आपको एग्जाम के क्वेश्चन में कह दे कि नहीं परचेज ना देके यहाँ पे क्या कर दिया, नेट परचेज दे दिया, तो वहां पे हमें क्या इग्नोर कर देना है, रिटर्न को। कि नेट परचेज कहने का मतलब ऑलरेडी उसमें से हमने रिटर्न को माइनस कर रखा है। दूसरा हमारा आता है अगर एडजस्टेड परचेज का केस, यही ना आपको समझ में नहीं आया था अभी, ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में दे दे और तब आपको कहे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, तो याद रखिएगा पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। देखिए यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे सीधे हम लिखते हैं एडजस्टेड परचेज। यहां पे एडजस्टेड परचेज कहने का मतलब कि हमारा ये ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इसमें, देखिए ना, यही ना बोला, क्या क्या नहीं लिखा जाएगा, इन सभी चीजों के बदले सिर्फ एक नाम लिखा जाएगा, और वो नाम हमारा क्या होगा, एडजस्टेड परचेज होगा। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे एडजस्टेड परचेज लिख दिया। अब यहां पे हम सीधे लिखेंगे क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी होगा, इधर हम क्या लिखेंगे, सेल्स लेस रिटर्न, या अगर नेट सेल दे देगा तो सीधे नेट सेल, ठीक है। बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे क्या, याद रखिएगा इस क्लोजिंग स्टॉक को हम कभी भी यहां पे नहीं दिखाएंगे। किनको, क्लास, क्लास 12th का 30 तारीख से था, वैसे आगे बैठ सकते, आगे आगे आगे। ये वैसे बीबीए का क्लास है, तो हाँ ये क्लास बीबीए का चल रहा है, 1-2 दिन का क्लास है, ठीक है ना। तो इस केस में हमें क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी हमें नहीं दिखाना है, ओपनिंग स्टॉक को भी नहीं दिखाना है, और परचेज या कोई रिटर्न वगैरह को भी नहीं दिखाना है। सिर्फ एक नाम हमारा होना चाहिए, क्या हमारा, एडजस्टेड परचेज। और सीधे इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, अपना जो भी होगा कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारा इधर आएगा तो फिर वही ग्रॉस प्रॉफिट, और इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन में अगर ऐसा है तो आप कर दीजिए। एक चीज तो पता ही है कि यहां पे मैं बार बार लिख रहा हूं क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां ट्रांसफर किया जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड में अगर मैं बात करूंगा, आपको पार्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, सीधे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पे मैं सीधे बच्चों को बोल देता हूं कि ये वाला ग्रॉस लॉस जो आता है यहां आ जाता है और ग्रॉस प्रॉफिट कहां चला जाता है। एक तो रूल है कि कभी भी प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के किस साइड में जाता है, वो क्रेडिट साइड में जाता है। और सबसे बेस्ट रूल ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि अकाउंट कभी भी चेंज होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब भी आप ट्रांसफर करिएगा कुछ भी, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब जो क्रेडिट में होगा वो कहां चला जाएगा, डेबिट में, जो डेबिट में होगा वो कहां चला जाएगा, क्रेडिट। ठीक है ना। यहां पे क्या होगा, तो फिर ग्रॉस लॉस अगर कुछ होगा तो यहां लिखेंगे, और यदि कोई ग्रॉस प्रॉफिट रहा तो क्या लिखेंगे, यहां पे। इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, क्योंकि सेम ईयर में आपको ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हो सकता, ये तो गारंटी है। प्लस मैं डायरेक्ट बाकी सब चीजों के बारे में लिखने से पहले मैं लिख देता हूं सीधे यहां पे क्या, रिवेन्यू इनकम। लेकिन कौन सा इनकम, सॉरी रिवेन्यू, बताया करिए भाई, ऐसे मत करिए आप लोग। रिवेन्यू एक्सपेंस, लेकिन कौन सा एक्सपेंस, हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाता है, यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में। और यहां पे क्या आ जाएगा हमारा बाई में, रिवेन्यू इनडायरेक्ट इनकम कह लीजिए, या एक और शब्द आता है जो मैंने आपको बोला हुआ था, जिसके बारे में बात किया था, क्या था हमारा, गेन था। गेन क्या होता है, कौन सा प्रॉफिट, क्या बात करते हैं आप, हाँ, ना ना ना, ये सब नहीं बताए थे। गेन का मतलब हम वो नहीं बताए थे भाई। गेन मैंने क्या बोला था, एक वर्ड यूज किया था, इसलिए ताकि थोड़ा सा जान पहचान रहेगा। दो तीन चीज तो मैंने भाई वगैरह के लिए यूज किया था। एक तो मैं बोला था कि भाई फादर ऑफ अकाउंटिंग हो सकता है कि आपसे पूछ दे हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में, तो फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन, लुकास पेशियोली, बताया था ना, घर कहाँ है उनका, तो राहुल गांधी मामा का घर कहाँ है, इसलिए तो बताया था क्योंकि आपको इटली याद नहीं रहेगा। लेकिन आपको इटली याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये पक्का याद रहेगा कि राहुल गांधी के मामा का घर कहाँ है, इटली है। ताकि हर एक महीना मेरे को न्यूज मिलता है राहुल गांधी इटली घूमने गए हैं, होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए तो मैं बताया था। वैसे ही मैंने बताया था ये गेन जो होता है ना, प्रॉफिट का एकदम से खास चचेरा भाई है, समझिए, थोड़ा सा बड़ा आदमी है ये, बार बार नहीं दिखता है। क्योंकि प्रॉफिट का मतलब हो गया कि जो हमारा क्या कहते हैं, रेगुलर बिजनेस जो है, हमारा प्राइम एक्टिविटी ऑफ बिजनेस होता है, तो उससे जो हम अर्न करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। बट प्रॉफिट को हम यहां पे नहीं दिखाते, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारा कहां आता है, यहां पे आता है, और नहीं तो हमारा यहां पे नेट प्रॉफिट के रूप में आता है। प्रॉफिट यहां पे नेट प्रॉफिट के रूप में, तो यहां पे जो भी आता है गेन आता है। यानी कि जैसे मैं अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स बेच रहा हूं, उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज कॉल्ड गेन। ये चीज बताया तो था आप लोगों को, सारा चीज तो बता रखा है। अब बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप लोगों ने बनाया कि हमारे रील्स वगैरह में बना है, पक्का चेक कर सकते हैं, नहीं नहीं बना, मतलब ट्राई करा आप लोगों ने, नहीं बना कि क्या बताइए, इसीलिए तो मैंने दिया था आपको कि इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप बना कर लाइए। हम्म, खाली आंसर चेक करना है, कोई बात नहीं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इंपोर्ट करते हैं हम, बस वही मैं, कौन सा था हमारा, फाइनल अकाउंट 1 था। पेज नंबर कितना था, पीडीएफ कुछ है आप लोग, 30 था। ना ना ना, काहे भाई इतना मेहनत काहे करिएगा, ना ना फाड़िए मत भाई, काहे।
यही वाला क्वेश्चन था ना हमारा, सेम क्वेश्चन। इससे कहा गया था आपको कि आप ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट इन तीनों को आपको क्लियर करके आना है। सुनिएगा थोड़ा सा प्लीज। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था हमें। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी प्रयास किया होगा तो कॉपी देख लीजिएगा। हमारा परचेज एक जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग में। कैरेज ऑन गुड्स क्या लिखे इसको, डायरेक्ट माने या इनडायरेक्ट माने? हाँ डिस्कस कर लेते हैं ना, बेहतर होगा। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? आप लोग 11th पढ़ के आ रहे हैं भाई, क्या माना जाए? इनडायरेक्ट होगा पक्का? क्या मेरा भाई, ये ऑलवेज डायरेक्ट। मैंने आपको बोला था कैरेज के लिए मैंने 3 वर्ड यूज किए थे आपके लिए। सुनिएगा, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या बोला था, 3 चीज। एक तो था हमारा कैरेज, और प्लस इसमें एक बार जुड़ जा रहा था कैरेज इनवार्ड या कैरेज। और मैंने आपको बताया था, सुनिएगा लोग प्लीज, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई जो सीधा बात है कि जो हमारे गोडाउन तक लाकर उस गुड्स को सेल के कंडीशन में लाने तक अगर जो भी हम एक्सपेंस करते हैं, ऑल एक्सपेंस आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जनरली मैंने बोला था कि अगर इनवार्ड और आउटवार्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना रहे, सिर्फ कैरेज रहे, तो इसको हमेशा क्या मानिएगा, डायरेक्ट मानिएगा। तो ये क्या होगा हमारा कैरेज ऑन गुड्स। यहां पे कहां इनवार्ड आउटवार्ड दिया है? इनवार्ड करने का मतलब ये जो कैरेज आया है ना, मैं ये वाला बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या हो गया हमारा, तो कैरेज इनवार्ड अगर होता तो मतलब वो जो भाड़ा लगा है ये हमें लाने में लगा, इन मतलब अंदर वार्ड में लाने के लिए जो लगा है, दैट इज कैरेज इनवार्ड, और वो डायरेक्ट होता। और ये हमारा आउटवार्ड है, मतलब सेल करने के बाद, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इनडायरेक्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट। ये चीज बताया था, और ये हमेशा हमारा डायरेक्ट होता है। तो यहां पे ना इनवार्ड है ना आउटवार्ड है, सिर्फ कैरेज ऑन गुड्स है। तो गुड्स तो भाई वही चीज है कि मतलब गुड्स को हम परचेज करके ला रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज द डायरेक्ट एक्सपेंस। सेकेंड हो गया हमारा परचेज, क्लियर। लेकिन परचेज के साथ देखिए तो कहीं रिटर्न वगैरह दिया है क्या? अब देखिए यहां पे क्या है कि परचेज गायब है, यही चीज लेके कंफ्यूजन था। परचेज गायब है लेकिन परचेज लेस रिटर्न दिया है 1,60,000। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, नेट परचेज है इसका मतलब। इसी का नाम तो हम क्या कहते हैं, अभी तो मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड नेट परचेज, क्योंकि परचेज माइनस रिटर्न, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड। तो ये तो मैंने बताया, कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड का मतलब हो गया आउटवार्ड, कैरेज आउटवार्ड, और वो होगा इनवार्ड, सॉरी इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट होगा तो कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब बनाने में खर्च लगा है, तो ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट। हाँ क्या बात कर, मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं करिएगा तो आपका गुड्स आपके मतलब बिजनेस में नहीं आएगा, अरे बिकेगा नहीं मेरे भाई। मैंने क्या बोला था, सेल करने के लिए, सुनिएगा लोग प्लीज, गोडाउन में लाने के बाद, आपके बिजनेस में लाने के बाद गुड्स को सेल करने के लिए आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी में अगर आपका कोई खर्च हो रहा है, ऑल एक्सपेंस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो एडवर्टाइजमेंट आप इसलिए नहीं करते कि आपको खरीदना है। मैंने ये एग्जांपल भी दिया था कि खरीदने के लिए कभी आपने प्रचार किया है क्या, तो आप लोग हंस दिए थे। भाई ये सब चीजें याद रखिए। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट जो होता है हमारा इनडायरेक्ट होगा, पीएल में जाएगा। बट एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री लाइटिंग, बोला था कोई भी अगर सिर्फ लाइटिंग रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, बट फैक्ट्री जुड़ जाएगा तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न है हमारा, और मैन्युफैक्चरिंग है तो वो। तो इसके बाद देखिएगा डेटर्स। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, मतलब आदमी को भी मार दे रहे हो आप। मैंने बोला था कि ये जो भी चीजें जिंदा है वो कहां जाएंगी, वो बैलेंस शीट में जाएंगे। पीएल में आपको सिर्फ वही उन्हीं चीजों को भेजना है जो मर चुका है, शमशान घाट है अपना वो, है कि नहीं। तो डेटर क्या है हमारा, एसेट्स है, तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। क्रेडिटर क्या है हमारा, लायबिलिटी है, तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, जब तक ये दोगे नहीं तब तक आपका गुड्स पोर्ट से छूट के आपके बिजनेस तक नहीं आएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कहा है डायरेक्ट पर आप अड़े हुए हैं भाई,
ठीक है। फिर देखिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी इनडायरेक्ट। फिर उसके बाद है पेटेंट्स, क्या होता है ये? एक स्पेशल राइट्स है ना। तो राइट कोई भी जो होता है ना, जिस मतलब इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते। लेट सपोज अगर मैं किसी नाम का अपना पेटेंट करा लिया, तो उस नाम के यूज करने के लिए हर किसी को उसके लिए कुछ अमाउंट हमें देना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दिस इज द इंटेंजिबल एसेट्स। यही तो होता है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। और ये कहां जाएगा भाई? बैलेंस शीट में। फिर हमारा आता है इनकम टैक्स, ठीक है। फिर हमारा आता है ऑफिस एक्सपेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ऑफिस एक्सपेंस से क्या फर्क? फिर उसके बाद है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने बोला था ना, बैंक रहे तो एसेट्स होगा, बट बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाता है हमारे लिए? क्योंकि हमने बैंक से जितना पैसा हमने डाला हुआ था, चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिए। फिर उसके क्या हो? मोटर कार, एसेट्स। ड्राइविंग, कैपिटल से क्या करते हैं? उसको करते हैं ना। फिर उसके बाद ऑडिट फीस, हमारा एक्सपेंस। प्लांट, एसेट्स। रिपेयर टू प्लांट, हमारा एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। स्टॉक एट द एंड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये कहां कहां जाएगा? कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द, अच्छा हाँ बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस होता तो हम इसको एक जगह भेजते, लेकिन ये ऊपर देखिए तो ट्रायल बैलेंस है क्या? नहीं, ये नॉर्मल एक हमारा ऐसे ही डेटा प्रोवाइड किया हुआ। तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, एक तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा आएगा हमारा फाइनल अकाउंट। ये तो हो गया हमारा कमीशन ऑन परचेज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है। आप धूप का इंतजार कर रहे थे? हाँ, एक क्लास और आप लोगों का इसके बाद है, जिसमें आपको एनपीओ पढ़ाना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाना है, लेकिन एक बच रहा है कंसाइनमेंट, वो भी पढ़ाना है। चलिए कोई बात नहीं। ये देखिएगा कमीशन और परचेज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए बस। हाँ बताइए बताइए, छोड़िए रहने दीजिए उसको। क्या होगा ये कमीशन और परचेज? क्या होगा आप लोग भी बता सकते हैं। 11th का बिल्कुल बेसिक अकाउंट है। क्या एसेट्स है लायबिलिटी है? कमीशन ऑन परचेज एसेट्स है या लायबिलिटी है? एसेट्स, बहुत बढ़िया, मतलब हद है आप लोग। एक्सपेंस है मेरे भाई, एसेट्स लायबिलिटी पे कहां चले? हाँ तो सर, तो एसेट्स थोड़े ना हो जाएगा कमीशन। अच्छा आप खरीदते हैं तो आपको कमीशन मिलता है, बड़ी खतरनाक बिजनेस है आपका। अरे भाई, परचेज करने पे कमीशन देना पड़ता है हमें, ना कि हमें मिलता है। और परचेज पे है तो भाई सीधा बात है, ये हमारा कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब वो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस, पीएल में जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? अच्छा कोई इसमें चर्चा कर रहा था, इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आया। आप लोग चर्चा कर रहे थे ना सर? हाँ मैंने सुना था, क्या समझ में नहीं आ रहा है? इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब होता है, समझिएगा, इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब होता है जब आपके पास कोई भी फंड अवेलेबल हो, या आपके पास कोई भी एसेट्स है, तो उसको आपने कहीं और किसी और पर्सन को यूज करने के लिए आपने दे दिया एसेट्स को, या आपने अपने फंड को एज अ लोन आपने दे दिया, या किसी कंपनी का आपने क्या खरीद लिया? शेयर खरीद लिया, डिवेंचर खरीद लिया। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सिंपल सा इसका फंडा है कि आपके पास जब पैसे होते हैं ना, तो उसका वैल्यू दिन पर दिन घटते जाता है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रहा है ना रोज। तो इसलिए क्या किया जाता है कि मार्केट में जब आप देते हो, तो उससे कोई ना कोई वो पैसा, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, प्लस वो उसमें क्या ऐड करके लाता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब, जब भी हमें कोई भी मतलब कहीं पे पैसे या धन दौलत कुछ भी अगर लगा रहे हैं, इसलिए ताकि हमें उससे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो, तो उसको क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये हमारे लिए एसेट्स होता है। ये हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स। क्योंकि आपने किसी को लोन दिया तो भविष्य में वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो आपको क्या हो जाएगा? एसेट्स। और एसेट्स होगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, सिंपल है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाए, मैंने क्या बताया कि इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? हाँ चल रहा है आगे, एक एक करके। कहां है ट्रेड एक्सपेंस? कहां?
ये इंसिडेंटल ट्रेड, अरे इंसिडेंटल मतलब क्या हो गया, हो गया खर्चा एक व्यापार कर रहे थे, अब कुछ खर्चा हो गया, मान के चलिए हमारा पंखा जल गया, हाँ इनडायरेक्ट है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट देखिएगा, इन्वेस्टमेंट हमने बता दिया एसेट्स, और अभी अभी मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट हम कहीं भी करते हैं ताकि वो कुछ पैसा कमा कर लाए, कमा कर लाए मतलब इनकम है, तो क्या है हमारा इंडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि हमने इसलिए तो बिजनेस नहीं खोला कि मैं यहां से लोन दूंगा और पैसे कमाऊंगा, मैं तो इसलिए खोला हूं यहाँ पे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और उससे कुछ पैसे हमारे पास अर्निंग आएंगे, है कि नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा इंडायरेक्ट इनकम होता है, पीएल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है, बैलेंस शीट में जाएगा। सेल टैक्स रिटर्न, हमने सेल टैक्स दिया था, वो रिटर्न आ गया, इनकम साइड में कर देंगे। सेल टैक्स पेड तो एक्सपेंस हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, हमने अलाउ किया तो एक्सपेंस साइड में हो जाएगा। और डिस्काउंट ऑन परचेज हमको मिला है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कोई दिक्कत। अब इसके बेस पे आप लोग बनाइएगा तो आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब देख लीजिए इसी चीज को, अब आगे देखिए यहां पे परचेज लेस रिटर्न, कमीशन और परचेज, कैरेज ऑन गुड्स परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, डॉक क्लियरिंग चार्जेज हो गया क्लियर। सेल लेस रिटर्न करके अपने दे दिया है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है क्या, यहां पे क्वेश्चन में देखिए तो जरा, हाँ क्या बताइए, इन्वेस्टमेंट पहले आप बताइए, हाँ पढ़ लीजिए। देखिए ना यहाँ पे एसेट्स में कैश इन हैंड था, डेटर था, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मोटर कार, प्लांट एंड पैटेंट्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपको पीएल में होगा, का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अभी बात किया था क्योंकि वो इनकम है। ओके, यहां पे एक चीज क्लियर नहीं है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, ये यहां पे क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस है, ये यहां पे इसको छूटा है, ये क्या है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें होती है उसको कितना जगह लिखा जाता है, मैंने अभी बताया कुछ ही देर पहले, सिर्फ एक जगह, या तो ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट में और नहीं तो बैलेंस शीट में। इसीलिए जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये बैलेंस नहीं होगा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस होगा। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ आपको एक जगह दिया गया है, और वो कहां दिया गया है, बैलेंस शीट, ठीक है। बाकी देख लीजिए आप सारा का सारा चीज। क्या, अरे वैसे भी पीडीएफ में तो आपको देता ही दे। तो बताइए ट्रेडिंग पीएल में कोई अगर आपको कोई समस्या हो, अब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप देख सकते हो। अलग जैसे वेजेज एंड सैलरी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वेजेज एंड सैलरी क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, वेजेज को देखना है, जो शुरू में होगा उसी को देखना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें नेचर फिक्स करना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो वेजेज हमारा डायरेक्ट होता है, तो इसीलिए वेजेज एंड सैलरी को देखिए यहाँ पे दिया गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कोल, गैस एंड पावर, पक्का है कि ये फैक्ट्री में ही होता है, हमारे ऑफिस में इसका क्या काम है भाई, तो इसलिए क्या होगा हमारा, डायरेक्ट होगा। कस्टम ड्यूटी, फैक्ट्री रेंट वगैरह जो है ये सब देख लीजिए। कस्टम ड्यूटी इसलिए क्योंकि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे, आप फॉरेन से आप सप्लाई आप नहीं करवा पाओगे, तो ये सब चीजें, ठीक। बताइए कोई और टॉपिक इसमें, ट्रेडिंग पीएल में कोई और टॉपिक। चाणक्य कल आपको क्या समझ में नहीं आता भाई ट्रेडिंग पीएल में, आ जा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अरे नहीं दिया है ओपनिंग स्टॉक भाई, अरे मतलब कल का मतलब कि हो गया, तो क्या करें, इसको डिलीट कर दें, ये पीडीएफ तो आपको चाहिए नहीं, इतना पूरा आप क्या करोगे, पढ़ते तो हो नहीं घर पे, अगर पढ़ते हो तो एक काम करिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कहां से लीजिएगा, आपको बहुत हेवी हो जाएगा डाउनलोड आपके लिए करना, क्योंकि 50-60 पेज हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं ना, एक तरीका आपको बता रहे हैं, देखिए चलिए हम आपको सिखाते हैं इसको कैसे करना है आपको।
हाँ, नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, सुनिएगा। कभी भी अकाउंट का कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो क्लास 11 से रिलेटेड, 12 से रिलेटेड, तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, यहां पे आप लिख दीजिएगा NCERT बुक डाउनलोड। ठीक है, किसी भी चैप्टर क्लास 1 टू क्लास 12 तक का कोई भी आपको किताब चाहिए, NCERT डाउनलोड कर लीजिएगा बुक। आप चले जाइएगा, जिस क्लास का सेलेक्ट करना है आपको, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं क्लास 11, सॉरी क्लास 10 नहीं है, क्लास 11 है। आपका सब्जेक्ट क्या है, अकाउंटेंसी। इवन आपको मैथमेटिक्स वगैरह भी डाउनलोड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होगा, गवर्नमेंट की तरफ से है ये। अब इसमें जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये दो ही चीजें, एक तो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और दूसरा है अकाउंटेंसी 2। जो भी आपको करना है इसको गो कर दीजिएगा। अगर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है उन चीजों को, तो आपको सीधे जैसे चैप्टर 1 आपको ओपन करना है, तो आपको ये चैप्टर 1 आपको धीरे धीरे ओपन हो जाएगा, आप देख लीजिएगा ये सारा का सारा। ठीक है, और नहीं तो आपको अगर पूरा बुक डाउनलोड करना है कि नहीं, PDF के चैप्टर वाइज आपको डाउनलोड करना है, तो आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कंप्लीट बुक, या आपको सिर्फ ये बुक डाउनलोड करना है तो नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो बेहतर है कि यहां से करिएगा, तो यहां से पूरा का पूरा आपको एकदम परफेक्ट आएगा, बिल्कुल फटेगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखिए। हटा दो इसको। अब देखिए क्वालिटी देख लीजिए आप, सेम वही चीज होगा, आपको क्वालिटी देख लीजिए, पूरा एकदम परफेक्ट क्वालिटी आएगा। क्योंकि हमारे पास जो उसमें आता है नोट 3 में जो आता है, तो क्वालिटी चेंज करके बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, उसको मैं PPT में चेंज करूंगा तब आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, इसको डिलीट कर दे फिर। अब मैं आपको क्या बता दूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बता दूं। ये सब आपको PDF दे दूंगा मैंने जो आपको पढ़ाया है। NCERT बुक डाउनलोड करिएगा ना, हाँ, और उसके बाद आप क्लास वाइज आप कर लीजिएगा, हो जाएगा। ओके, कोई BBA में पढ़ाई करता है भाई। हाँ, तो अब एक चीज, एक और क्वेश्चन था, फाइनल काउंट को क्लोज करते हैं यहीं पे। हमारा एक और टॉपिक था आपको लेके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक था हमारा प्रोमिजरी नोट।
इन दोनों चीज को देखिएगा, ज्यादा कुछ खास इसमें पढ़ाई नहीं करना आप। इन दोनों के बारे में भी हमने आपसे पहले भी एक बार चर्चा किया हुआ था, जब मैं इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म का यूज किया था, या इसके बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था। तो इसको, ठीक है, इसको प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय विपत्र, विनिमय, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करना मतलब लेन देन करना, विनिमय। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको पढ़ना है, ये दोनों एक्चुअल में होता क्या है। देखिए दोनों जो होता है ना, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि समझने के लिए बेहतर है कि हम इसको सबसे पहले ये जान जाए कि इसका जो होता है इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881 ईस्वी में जब अंग्रेजों का शासन चलता था ना, उसी समय भारत में कानून बनाया गया था, द इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल कहने का मतलब क्या होता है? निगोशिएबल मतलब क्या करते हैं, उसको समझौता कह लीजिए, कि मतलब हम आपको कुछ दे रहे हैं और आप हमें कुछ दीजिए, है ना, लेन देन में जो हमें मदद करे। इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई आइटम, तो ये चीज हो गया। तो इंडियन निगोशिएबल मतलब एक्सचेंज करने में जो मदद, कुछ चीजें थी जैसे हुंडी वगैरह थी, तो उसको तो अब हमने इसको इलीगल साबित कर दिया है, तो वो अब नहीं चलता है, जो कि आपको पढ़ना था थोड़ा बहुत, नहीं आपको नहीं पढ़ना, 11th में आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया गया। तो इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत इन दोनों चीजों के बारे में हमें पढ़ाई करना होता है। इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मेनली 3 चीजों का नाम आता है। वो पहला चीज क्या है हमारा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा क्या है हमारा प्रोमिसरी नोट, और तीसरा जो आपको पढ़ाई नहीं करना है दैट इज कॉल्ड चेक, बैंक चेक जो होता है ना। ये तीनों आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत आते हैं। इन तीनों का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज में क्या करते हैं, मददगार साबित होते हैं। खास करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बारे में यहां पे आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, देखिए किताब में ऐसा आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, मैं आपको जो भी ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूं फिर मैं बता रहा हूं, ये से रिलेटेड मैं दे रहा हूं, लेकिन उसमें से एकदम इजी जो कॉन्सेप्ट होता है उसको इजी बना के, वही है ना इंटरप्रेटिंग वाला कहानी, हम लोगों ने पढ़ा कुछ और है, मैं आपको लॉ और अकाउंट दोनों मिक्स करके दे रहा हूं। अगर मैं सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज पढ़ाऊंगा तो कहीं भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड ऑल इसके बारे में आपसे जिक्र नहीं करूंगा, सीधे बताऊंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक माध्यम है जिसके द्वारा क्या होता है भाई, जो भी हमारे क्रेडिटर डेटर होते हैं उसको हम एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, तो कहानी खत्म। तो उस तरीके से आपके लिए थोड़ा सा फिर वही पढ़ाकू आपको बनना पड़ेगा, रटाफिकेशन तोता बनना पड़ेगा, जो आपको बुक रटाएगा वो रटना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप चीजों को रियल लाइफ में समझ लीजिए एक्चुअल में होता क्या है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के केस में मैंने आपको बताया था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, या तो ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया आपको या तो सेल, और नहीं तो हमारा क्या होगा परचेज, समझ लीजिए आप लोग के लिए भी अच्छा है। तो या तो सेल होगा नहीं तो परचेज होगा। याद करिए मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन रिलेटेड, जब सेल परचेज में बता रहा था कि सेल का मतलब क्या होता है, परचेज का मतलब क्या होता है, तो मैं बताया था जब भी कैश सेल या कैश परचेज होता है तो वहां पे दोनों पार्टी जो होता है, सेलर एंड परचेजर, वो दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करते हैं, एकदम फुलफिल कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। बट क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि भाई हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज तो कर रहे हैं, वहां पे 2 पार्टी होता है, एक पार्टी होता है हमारा क्या, सेलर, और दूसरा पार्टी है हमारा कौन, परचेजर। टेंशन मत लीजिए, इसको भी ठाकुर नहीं रहने दूंगा, हाथ बनाऊंगा, ठीक है। एक हो गया हमारा सेलर, दूसरा हो गया परचेजर। यहां पे क्या होता है, सेलर परचेजर को गुड्स या सर्विसेज तो देता है, बट परचेजर के पास से सेलर के पास कुछ भी आता
नहीं है। और इस केस में ये जो परचेजर जो होता है एक नया रूप धारण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये किसके लिए, सेलर के लिए परचेजर क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। डेटर क्या है भाई, हमारा एसेट्स है। कुछ देर पहले आपने बताया था, देखिए इससे क्या होगा, सारा अकाउंट क्लियर रहेगा आपका। डेटर क्या है आपका, एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा मतलब जिंदा है। और दुनिया का एक ही रूल है, जो आया है वो जाएगा, राजा रंग का फकीर, कुछ भी हो इसको जाना एक दिन। तो डेटर का मतलब हो गया कि सेलर क्या करेगा, परचेजर से आप क्या करेगा, उसके बदले में कुछ ना कुछ या तो कैश और अदर देन कैश लेगा। तो डेटर यहां पे क्या करता है कि कहता है कि भाई एक काम करिएगा, मुझे एक क्रेडिट पीरियड दे दीजिए। क्या दे दीजिए, मतलब कुछ दिन का हमें क्या कर दीजिए, मोहल्लत दे दीजिए कि हम आपके आने वाले 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मैं आपका जो भी बकाया है मैं उसको चुकता कर दूंगा। यहां पे सेलर ने परचेजर को कितने का क्रेडिट पीरियड दे दिया, 10 डेज का क्रेडिट पीरियड दे दिया। ठीक है कि ठीक है भाई 10 दिन बाद तुम मुझे पैसे दे देना, या इसने ही मांगा कि भाई 10 दिन का समय दीजिए, मैं 10 दिन बाद आपको आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा, ऐसा हुआ। लेकिन क्या हुआ, परचेजर ने तो प्रॉमिस कर दिया, लेकिन सेलर को परचेजर पे भरोसा नहीं था, या सेलर ज्यादा बिजनेसमैन टाइप का था। इसने बोला देखो क्या है ना कि कल को तुम अगर पलट जा रहे हो हमारे इस उधार से, तुम तो हमारा गुड्स लेके चले जा रहे हो, हमारे पास तो कुछ बचा नहीं। कल को अगर तुम पलट जाओगे कि तुमने हमसे कुछ भी उधार नहीं लिया है, तो हम कहां जाएंगे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। इवन मैं कोर्ट में भी लीगली तुमसे फाइट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं गुड्स दिखाऊंगा, तुम बोल दोगे हमने आपको कैश दिया हुआ है, पॉसिबल है ऐसा। तो इसलिए सेलर कहता है परचेजर से, ऐसा करो मुझे एक रिटेन नोट्स दे दो। क्या दे दो, एक रिटेन नोट्स दे दो, जिसमें यह साफ साफ लिखा हो कि तुम मुझे आज से 10 दिन बाद कितने पैसे देने वाले हो, विदाउट एनी कंडीशन। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रोमिजरी नोट हो, ये दोनों क्या होता है, शर्त रहित, मतलब इसमें कंडीशन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मैंने बताया था ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि कौन है वो गिल का शादी सारा तेंदुलकर से होगा, उसके 10 दिन बाद हम तुमको पेमेंट करेंगे, ये सब नहीं चलेगा। क्या पता भाई अफवाह है, अब वो तो फिर वही चीज हो गया ना दोनों बात। अगर नहीं हुआ तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो अनकंडीशनल होना चाहिए एकदम से ये नोट, ठीक है ना। अब यहां पे आता है ये 2 तरीके का नोट कैसा दिया जाए। तो एक तो परचेजर कहेगा अच्छा भाई आपको भरोसा नहीं है, आप ही लिख दीजिए, हटाइए, हम सिग्नेचर कर देते हैं। तो जब सेलर उस नोट्स को लिखता है और परचेजर उस पे क्या करता है, साइन करके फिर से उस नोट को किसको रिटर्न कर देता है, सेलर को, उस नोट्स का नाम हमारा क्या हो जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उस नोट का नाम क्या हो जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेलर ने परचेजर को कहा कि भाई हमें एक रिटेन नोट्स दे दो। अब परचेजर ने सेलर को नहीं कहा आप ही लिख दीजिए हम साइन करेंगे, परचेजर ठीक है 2 मिनट में लिख देता हूं। तो उसमें क्या होगा, यहां पे ये लिखेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेलर लिखेगा तो ये अपने भाषा में लिखेगा कि मैंने आपको इतना इतना सामान दिया इतने का, जिसके बदले में आप हमें आज से ठीक 10 दिनों बाद इतना रुपया, मतलब डेट कंफर्म होना चाहिए, टाइम, और प्लस क्या कंफर्म होना चाहिए, अमाउंट कंफर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 रुपया दीजिएगा, जो आपको समझ में आए वो दीजिएगा, ये फिर आपको वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। तो एकदम क्लियर कट सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डेट या सर्टेन टाइम के अनुसार वो क्या होगा, विदाउट एनी कंडीशन लिख देगा। तो क्या होगा भाई, ये अपने भाषा में लिखेंगे, परचेजर साइन करके फिर वापस दे देंगे, तो हो जाएगा हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है वो सेलर के लिए क्या बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ये वो बिल होता है जो सेलर 10 दिनों बाद परचेजर को दिखाएगा और उससे क्या पड़ेगा, पैसा रिसीव होगा, रिसीवेबल इसीलिए शब्द। और सेम वही बिल इस परचेजर के लिए क्या बन जाता है,
बिल्स पेबल। और बिल्स पेबल का नया मतलब ये वो बिल है जो आने वाले समय में सेलर इनको दिखाएगा 10 दिनों बाद और उससे पेमेंट इनको करना पड़ेगा। समझ में आया? बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल क्या होता है। लेकिन अपने सेलर ने कहा इसको परचेजर को भाई लिखित में दे दे, 10 दिन बाद तो देना ही है, कौन सा तेरा पैसा जा रहा है, ये पेज ले, पेन पकड़, लिखित में दे दे। परचेजर ने सेलर को कुछ नहीं कहा, परचेजर ने लिख दिया मैं ये वचन देता हूं। जैसे बोला था ना एग्जाम्पल देखिएगा, गवर्नर ऑफ इंडिया क्या होता है, आरबीआई के गवर्नर क्या करते हैं, आपके रुपये पे लिखते हैं मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं। बट एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आपको कभी भी नोट जो करेंसी वगैरह होता है उसको क्या किया जाता है, इससे अलग किया जाता है। आप करेंसी को प्रोमिसरी नोट नहीं कह सकते, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाने के तौर पे मैंने कहा। लेकिन लैंग्वेज वही होता है कि मैं ये वचन देता हूं कि भाई आज से 10 दिनों बाद इस काम के लिए मैं आपको इतना रुपया दूंगा, और उसको अप्रूवल कराने की जरूरत है, अप्रूव करने की, क्योंकि भाई प्रोमिसरी नोट कौन लिखता है, खुद परचेजर लिखता है, और उसको लिख के सिग्नेचर करके खुद किसको दे देता है, सेलर को दे देता है। और वो नोट जो बनता है क्योंकि उसमें प्रॉमिस टू पे होता है, उसमें प्रॉमिस टू पे होता है, इसलिए वो क्या कहा जाता है, प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में डिफरेंस बताने के लिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट क्या है, तो ये आप बता सकते हो। दो डिफरेंस तो एकदम इजीली आपको मिल गया। पहला कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा लिखा जाता है, सेलर के द्वारा लिखा जाता है, और प्रोमिसरी नोट किसके द्वारा लिखा जाता है, परचेजर के द्वारा लिखा जाता है। क्लियर? नंबर सेकेंड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अप्रूव कराने की जरूरत होती है, विदाउट अप्रूवल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वैल्यू एकदम 0 है। बट प्रोमिसरी नोट्स के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कहा जाता है 3 पार्टी होता है। नंबर ऑफ पार्टी यहां पे कितना हो गया, यहां 3 पार्टी, और यहां पे नंबर ऑफ पार्टी कितना हो गया, 2। कौन कौन समझ लीजिएगा, फिर मैं लिख के आपको कहिएगा तो लिख के बता दूंगा। एक तो ड्रॉवर, हु ड्रॉ द बिल, जो लिखता है बिल को, जो बिल को बनाता है, इज ड्रॉवर ऑफ बिल, ड्रॉवर। एक होता है ड्रवी, एक होता है ड्रवी, जिसके ऊपर लिखा जाता है, यानी ये सेलर हमारा क्या बन गया, ड्रॉवर बन गया। इसने बिल को लिखा, किसके ऊपर लिखा, ये क्या हो गया हमारा, ड्रवी हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि ड्रॉवर ही, ड्रवी पैसे सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर को ही देगा। अब सुनिए क्या हो गया, अब समझिएगा क्या हुआ। हम आगे थोड़ा बढ़े, मैंने क्या क्या लिखा था, एक नाम किसका था, सेलर का, और एक नाम किसका था हमारा, परचेजर। समझिएगा, हमने सेलर के बारे में क्या लिख दिया कि क्या है भाई हमारा, हम अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्स ऑफ सेलर कौन हो गया हमारा, ड्रॉवर, और ये हमारे कौन हो गए, ड्रॉवर। ठीक है ना, जो लिखता है, जो चीजों को बनाता है, ठीक है ना। ड्रॉ करने वाला हो गया सेलर, ड्रॉवी हो गया परचेजर, क्योंकि इसने इनको बिल लिखकर दिया और इन्होंने अप्रूव करके उस बिल को किसको पकड़ा दिया, ड्रॉवर को। यहां पे जो क्रेडिट पीरियड जो था वो कितने का था, 10 डेज का था। मान के चलिए अमाउंट था हमारा ₹1,00,000, ₹1,00,000। आज टाइम कितना, आज कितना तारीख है, आज 29 तारीख, 10 दिनों का टाइम है। 31 तारीख को एक सेलर को बहुत जरूरत हो गया पैसे का, और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज था, वो क्या था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो इसके पास किस रूप में था,
बिल्स रिसीवेबल के रूप में था ना। लेकिन समस्या ये है कि इस बिल्स रिसीवेबल पे लेके परचेजर के पास नहीं जा सकता। ठीक है, परचेजर के लिए बिल्स पेबल है, लेकिन परचेजर कहेगा भाई मैंने ऑलरेडी इस पे लिखा हुआ है, आप टाइम तो देखिए 10 डेज है, मैं आपको दूंगा ना 10 दिनों में, लेकिन इसको पैसे का बहुत जरूरत है। सेलर चला गया कहां पे, मैं किसी पर्सन का नाम ना लेके सीधे मैं लिख रहा हूं, सेलर चला गया किसके पास, बैंक के पास। सेलर चला गया बैंक के पास, बैंक से बोला भाई मुझे बहुत जरूरत है, अर्जेंट नीड है रुपए की। बैंक बोला लोन ले लीजिए, अकाउंट में पैसे नहीं है तो, मतलब उतना डॉक्यूमेंटेशन का भी हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर बोला फिर किस बेसिस पे आपको लोन दे, तो बोला कि है ना हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो सेलर मिस्टर परचेजर जो है ना, मिस्टर ए मान के चलिए, वहां के अच्छे खासे गुडविल वाले पर्सन थे, जिनके बैंक वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिनका वैल्यू होगा बैंक में। ये था हमारा परचेजर, कौन था, बी ने ए के बारे में बैंक में बताया कि देखिए ए का साइन किया हुआ हमारे पास एक नोट है जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, तो वो है हमारा बैंक के पास, उसने दिया। बैंक ने बोला एक बात बताइए, आप 2 दिन बाद कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास ये रुपया कितने दिन बाद हमको ये देगा ए। अभी मैं कुछ ज्यादा रूल्स रेगुलेशन पे नहीं जाता हूं, बिकॉज यहाँ पे 3 डेज ग्रेस डे मिलता है ना। मतलब कि परचेजर के पास ये राइट है इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत कि वो 10 दिन के अलावा उसको 3 दिन आपको ग्रेस डेज देना पड़ेगा, यानी कि 8 + 3 दिन, वो 11 दिन में भी अगर पैसा देगा तो कोई उसका कुछ भी नहीं कर सकता है कि नहीं। तो बैंक ने बोला हम आज आपको दे रहे हैं, आप मांग रहे हैं रुपया, तो हमको तो लगेगा कितना दिन, 11 दिन वसूल करने में। बैंक हमारा तो है नहीं, मैनेजर बोलेगा ठीक है आपसे बहुत ज्यादा अपनापन है, बैंक के फंड से जब रुपया निकलेगा तो मैं चलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेस पे निकालूंगा, लेकिन बैंक अपना रुपया आपको क्यों देगी, उसको तो फायदा होना चाहिए ना कुछ। तो बैंक उसके लिए क्या करती है, डिस्काउंट चार्ज करती है। क्या चार्ज करती है, डिस्काउंट। कहानी समझ लीजिएगा, क्योंकि ये वो कहानी है जो आपको याद नहीं करने देगा, पूरा का पूरा मैं सारा, अभी भी 2-3 अंतर यहां से निकल के ऑलरेडी आ चुका है, मैं बस लास्ट में आपको कहानी समझा के बता दूंगा, आपका पूरा का पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बैंक ने उस पर क्या कर लिया, क्या चार्ज कर लिया, डिस्काउंट चार्ज कर लिया। अब ये पेमेंट परचेजर आगे चल के जब देगा, किसको देगा, या इसको देगा, जिसके पास बिल है उसको देगा। तो ये हमारा कौन बन जाता है, ये हमारे क्या बन गए, ये हमारे पेई। ये क्या बन गया हमारे। अब समस्या ये है कि हमने 3 पार्टी क्यों रखा, 2 ही पार्टी लिख सकते थे, ड्रॉवर और ड्रॉवी। अरे भाई बैंक ने थोड़े ना उसको लिखा है, तो इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टी होता है, 3 पार्टी होता है। प्रोमिजरी नोट के केस में सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टी होगा, एक प्रोमिजर और दूसरा प्रोमिसी। प्रोमिजर कौन, जो प्रॉमिस करेगा, और प्रोमिजी कौन, जिसको हमने वादा किया है। तो जो प्रतिज्ञा पत्र लिखा जाता है ना, प्रोमिजरी नोट, उस पे साफ साफ लिखा रहता है कि मैं ये वादा करता हूं कि, ये लिखेगा कि मैं बी को या बी के द्वारा कहे गए किसी भी व्यक्ति को मैं आने वाले 10 दिनों बाद मैं इतना रुपए, 1 लाख रुपए में उसको दूंगा। तो उससे क्या हो गया ना, प्रोमिजर ही क्या बन जाता है, तो सॉरी प्रोमिजी ही क्या बन जाता है, पेई। तो बिल्स ऑफ प्रोमिजरी नोट के केस में कितने पार्टी हो गए, सिर्फ 2 पार्टी हो गए, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टी हो गया, 3 पार्टी हो गया, हो गया। एक और अंतर पता लग गया इसमें कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको 3 डेज जो है ना ग्रेस डेज दिए जाते हैं, बट प्रोमिसरी नोट के केस में, क्योंकि भाई आपने खुद ही प्रॉमिस किया है कि 10 दिनों बाद आप पैसा दोगे, ठीक है ना, तो ध्यान रहेगा ये। उसके बाद इसमें क्या होता है, आप देखिएगा समस्या, एक और चीज, एक अंतर। अब मैं अगर बात करूं प्रोमिसरी नोट के बारे में, प्रोमिसरी नोट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एक और चीज, यहां पे कौन कौन है, प्रोमिजर है और दूसरा हमारा प्रोमिजी है। यहां पे देखिएगा प्रोमिजर प्रोमिजी का, यहां पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पे अब देखिएगा क्या हो गया, बैंक किससे पैसा मांगेगा, यहां पे
परचेजर से, अगर परचेजर फेल टू पे, अगर परचेजर फेल हो गया कि भाई नहीं हम पैसा नहीं देंगे, तो बैंक किससे मांगेगा, यानी किससे मांगेगा, ड्रॉवर से। बेचारे का डबल लग गया, एक तो उधर जाने का सामान दे रखा है, और एक यहाँ पे भाई बैंक को पेमेंट भी करना है। ऑलरेडी डिस्काउंट तो दे कटवा रखा है, मतलब 1 लाख के बदले इसको बैंक ने कितना दिया था, सिर्फ 96,000, 4,000 काट रखा था इंटरेस्ट के तौर पे, डिस्काउंट चार्ज के तौर पे। ये बेचारा तो कहीं का नहीं बचा। मतलब एक और अंतर सामने निकल के आया कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉवर है कि नहीं, ड्रॉवर क्या बन सकता है, के ऊपर लायबिलिटी आ सकता है। कब, जब ड्रवी उसको पेमेंट करने में फेल हो जाए। बट यहां पे दो ही लोग हैं, क्या यहां पे कभी भी प्रोमिसी के ऊपर कोई भी लायबिलिटी आएगा? लायबिलिटी हमेशा किसके पास होता है, जिसने प्रॉमिस किया हुआ है। मतलब यहां पे परचेजर के पास ही हमेशा लायबिलिटी होता है, हमेशा, क्योंकि परचेजर ही खुद से लिखता है, ड्रॉ करता है और प्रोमिजर बनता है। लेकिन यहां पे परचेजर यदि पेई को अमाउंट पे करने में फेल हो जाता है, इन दैट केस ये जो लायबिलिटी टू पे कहां चला जाता है, सेलर के पास। मतलब किसके पास हो जाता है, ड्रॉवर के पास। आया समझ में? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, उस क्वेश्चन का मैंने सिर्फ आपको जवाब दिया। ठीक है, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत? हाँ, अगर मान के चलिए 11 दिन के बाद, अगर 4 दिन बाद अगर दे रहा है, तो 4 दिन का क्या करेगा, परचेजर जब पैसे देगा ना, तो उस 4 दिन का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है और डे वाइज निकाला जाता है। मान के चलिए 4 दिन के लिए 10% इंटरेस्ट है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 10% अगर इंटरेस्ट है, 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 365, और यदि लीप ईयर है तो 4 डिवाइड बाई 366, और जो अमाउंट आएगा यानी कि 1 लाख में उतना अमाउंट जोड़ के इसको क्या करना पड़ेगा, बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? पक्का? चलिए, कुछ इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि कभी कभी क्या बोर हो रहे हो क्या? तो तुम तो वैसे भी नहीं पढ़ रहे हो, तुम लोग मोबाइल में। अच्छा, नहीं हो रहा? हाँ, तो बोर कहां से होगा तो फिर? नोटिंग चार्ज वगैरह नहीं आएगा, आप फिर टाइम नहीं बचेगा आपके लिए। ये भी तो समस्या है। पूरा फुल कोर्स होता तो हम सब आपको बता दिए होते। क्या? लेकिन इसका क्या है कि 2 मिनट रुक जाइए भाई, बाय कहिएगा लोग, कहा टेंशन ले रहे हैं आप लोग। एक आता है ग्रेस डेज का केस, तो पढ़ लिए। ग्रेस डेज का केस होता है कि जब ड्यू डेट आपका है ना, तो उसमें 3 दिन जोड़ के दिया जाता है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जरूरी नहीं है कि हर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन आपको जोड़ देना है। एक होता है साइट, आफ्टर साइट, है ना, और एक होता है भाई तुरंत का तुरंत, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा और तुरंत का तुरंत, तो वहां से ग्रेस डेज लिखा जाता है। लेकिन मान के चलिए परचेजर कहीं और है, सेलर कहीं और है। अब सेलर ने क्या किया भाई, बिल लिखा और उसको परचेजर को डाक द्वारा भेजा, और लिखा गया कि जो 10 दिन का समय दिया गया वो आफ्टर साइट है, मतलब देखने के बाद वो काउंट होगा। तो आफ्टर साइट के केस में आपको ग्रेस डेज अलाउ नहीं होता है, यह भी ध्यान रखना है। प्लस अब मान के चलिए कि, सुनिएगा, अब जैसे बैंक के साथ अगर आपका कोई है, मान के चलिए अगर छुट्टी का दिन आ जाए, तो छुट्टी 2 तरह का होता है। एक तो होता है भाई इमरजेंसी लीव हो गया आपको, अकस्मात अगर कुछ हो गया, और एक होता है जो पहले से ऑलरेडी गवर्नमेंट लीव समझ लीजिए, पब्लिक हॉलीडे समझ लीजिए जिसको, मतलब जो पहले जैसे प्री स्पेसिफाइड है, लाइक संडे आपका है, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, है कि नहीं, 2 अक्टूबर भी आता है। हाँ, बैंक के केस में सेकेंड सैटरडे एंड 4th सैटरडे अगर आ गया, तो उस केस में यदि कोई पब्लिक हॉलीडे है जिसके बारे में पहले से आपको इंटीमेशन है, तो नहीं, 14 फरवरी को नहीं होता है, ठीक है। हाँ, सरस्वती पूजा में छुट्टी मिलता है क्या? जा रहे हैं आप लोग? हाँ,
हाँ, तो सुनिएगा, वही बता रहे हैं, पब्लिक हॉलीडे के केस में आपको नेक्स्ट डे एक दिन का और आपको टाइम मिल जाता है। लेकिन यदि कोई इमरजेंसी लीव हो जाए, सॉरी, पब्लिक हॉलीडे के केस में एक दिन पहले ही आपको मिल जाता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे आ जाए, एकाएक पता लगा कोई निकल लिया, बढ़िया नेता, तो सुख मनाएंगे ना भाई, तो उस केस में आपको एक दिन का टाइम पीरियड मिल जाए। ठीक है, तो पब्लिक हॉलीडे में आपको पहले से चूंकि पता है तो पहले से तैयारी करिए, एक दिन पहले का टाइम, और नहीं तो आपको, हाँ, तो 25 को आपको देना पड़ेगा ड्यू डेट। हाँ, एक्सीडेंटल कोई ऐसा आ गया तो। अच्छा, हाँ, दूसरा चीज एक और हो सकता है, मान के चलिए कि 31 जनवरी को एक बिल लिखा गया, और लिखा गया फॉर 3 मंथ्स। कितने दिन के लिए लिखा गया? फॉर 3 मंथ्स। अब आप सोचोगे सर एक बात बताओ, 31 जनवरी है, अब सर 31 फरवरी तो आएगा नहीं, फिर इस केस में क्या करें? तो उस केस में जहां मंथ की बात आ जाए ना, तो वहां पे डेट को हम इग्नोर करते हैं कि 30 का महीना है, 28 का, 27 का, या जो भी है, कोई फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए, सीधे एक महीना को एक महीना में काउंट करना है। जैसे रेंट देते हो आप, तो मकान मालिक ये तय थोड़ी करते 31 दिन वाला महीना देंगे कि 30 दिन वाला, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। तो वही चीज है, तो मंथ का मतलब मंथ, एक महीना खत्म हुआ उसको काउंट कर लो। तो 3 मंथ्स कहने का मतलब हो गया, यहां पे क्या हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल। और 30 अप्रैल में क्या कर लेंगे हम, 3 डेज और ग्रेस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 33 तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 मई। अब ये जो 30 अप्रैल था ना, इसको समझ लीजिएगा, ये जो 30 अप्रैल था, ये हमारा क्या था, ड्यू डेट था। ठीक है, और यहां पे 3 दिन ग्रेस करके जो क्या हो जाता है, हमारा मैच्योरिटी डेट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए। कुछ और? तो सुन लिए ना? हाँ, तो अच्छा, वो आप 11th पढ़े हुए हैं ना? कोई बात